यूएस वापस से रिसेशन की तरफ बढ़ गया है, कुछ लोग कहते हैं ऑलरेडी कगार पे है वहां पे। और चाइना, कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट तो बता रहे हैं कि एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है। जिन्होंने अपने नेक्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ भी सेट की है, वो 20-25 साल में लोएस्ट है। उसका असर क्या देखते हैं आप इन्फ्लेशन के कंट्रीब्यूटर्स पे चलते हुए नेक्स्ट कुछ महीनों में? तो अजय, ये इन्फ्लेशन जो इस बार आ रहा है ना, वो एक्चुअली दो वजह से है। एक तो है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है, हालांकि हिंदुस्तान की ग्रोथ और हिंदुस्तान का जो आउटपुट है, जीडीपी है, वो अभी भी काफी कमजोर है प्री कोविड की ट्रेजेक्टरी के बनस्पत। लेकिन ग्लोबल ग्रोथ जो है वो बड़ी तेजी से 2021 के अंदर ऊपर आई, और उसकी वजह से तमाम देशों में जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ऊपर आ गई। तो एक तरीका तो यह है कि आज जो इन्फ्लेशन है वो इस वजह से है कि पिछले 7-8-10 महीनों में ग्लोबल ग्रोथ जो है, डिमांड ग्रोथ है, वो बहुत तेजी से ऊपर आई है ना। उसका अब हम क्या है, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हमारा देश तो हमारे देश में तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, तो फिर क्यों हमको इन्फ्लेशन आ रही है। उसका रीजन ये है कि हम सब एक ही मैदान में हैं, अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, हम भी, यूके भी, यूएस, सब कुछ। तो वहां अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगी तो उसका असर हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन की फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है जय कि कई सारे जो रिसोर्सेज हैं, खास करके एनर्जी और फूड, वहां पे जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, और काफी सालों के अंडर इन्वेस्टमेंट की वजह से वहां पर एक प्राइस प्रेशर सप्लाई की वजह से बना है। कोई सप्लाई एडिक्वेट नहीं है। तो मेरा डर यह है कि अगले 8-10 महीनों में हमारे लिए हो सकता है कि क्रूड यहां से और ऊपर चला जाए, पर उसका रीजन डिमांड ग्रोथ नहीं है, उसका रीजन जो है वो सप्लाई साइड है। तो इसलिए मैं आपका जो पॉइंट है कि हालांकि हो सकता है कि यूएस 8-10-12 महीनों में, यूरोप 8-10-12 महीनों में रिसेशन की तरफ बढ़े, हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी अभी ओनली हाफ हाफ ही, 50-50 ही है। लेकिन बढ़े या ना बढ़े, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन शायद अगले 8-10 महीनों तक वहां पे ऊपर सस्टेन कर सकता है। और हिंदुस्तान में खास करके क्योंकि हम थोड़े से लेट ट्रेड है, हम मतलब हमारा रिकवरी थोड़ा सा देरी से हुआ है, यूएस का पहले हो गया था, इसके लिए अगला 5-7 महीना हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन और तेजी से ऊपर जा सकता है। राइट। और एक बात आपसे ये और समझना चाहेंगे मनीष, कि ऐसे समय में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमसे ट्विटर पे, हमारे चैट शोज में हमसे पूछ रहे हैं एचएनआई डिवीजन के कि हमने अभी तक इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो ज़्यादा रन किए हैं, क्या ये समय ऐसा आ रहा है कि थोड़ा पोर्टफोलियो एलोकेशन डेट और फिक्स्ड इनकम की तरफ लगाना चाहिए? इस ऐसे क्वेरीज पे आप क्या जवाब देंगे, और थोड़ा हमें हम समझा भी दें कि एसेट एलोकेशन के समय पे ये इन दोनों के बीच में कैसे चुनाव करना चाहिए? तो अजय देखो, बड़ी बात यह है कि इक्विटी और फिक्स्ड इनकम जो है वो भाई बहन है, मीनिंग दोनों में से दोनों लिंक्ड हैं एक दूसरे से, है ना। और जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर चले जाती हैं, जैसे आप, मैं कोई छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर जब जब हिंदुस्तान में पिछले 20 सालों में 10 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड 8% पे चला जाता है, तो उसके अगले 5 साल में इक्विटी का रिटर्न जो है वो बॉन्ड से 2% ही ज्यादा मिलता है। यानी कि अगर 8 अगर गवर्नमेंट बॉन्ड है तो 10 इक्विटी का मिलता है ना। अब वो एडिक्वेट कॉम्पनसेशन है या नहीं, कितने इन्वेस्टर वो तैयार होंगे इस चीज के लिए कि भाई हमको फिक्स डिपॉजिट से सिर्फ 2% एक्स्ट्रा मिले, उसके लिए हम इक्विटी खरीदेंगे, क्योंकि इक्विटी एक्सेसिवली वॉलेटाइल एसेट क्लास है, उसमें कम से कम आपको 4-4.5% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए बॉन्ड से। तो पहली बात मुद्दे की ये है कि आप इस चीज को ध्यान रखें कि दोनों रिलेटेड है। जब फिक्स इनकम या इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर चले जाती हैं, तो खास करके 8% और उसके ऊपर, तो इक्विटी एलोकेशन कम करके आप फिक्स्ड इनकम एलोकेशन आपको बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक स्टैटिक पोर्टफोलियो चलाते हैं, तब भी आपको थोड़ा सा रीएलोकेट फिक्स्ड इनकम की तरफ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है अगले 4-5 सालों में 8% हिट करने के बाद में कम हो जाता है। दूसरी बात यह समझने की जरूरत है कि जब जब सिक्लिकल हाई में आप खरीदते हैं इक्विटी को, भले वो 1992 में खरीदे हैं, 2007 में खरीदे हैं, या फिर 2018 में खरीदे हैं, बहुत कम आपको रिलेटिवली रिटर्न मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। मैं 8-10 महीनों से इस बात को कर रहा हूं आपकी चैनल पे कि आप ध्यान रखें कि माहौल खराब है, इस माहौल में ये बहुत एक्सपेंसिव चीजें वैल्यूएशन के हिसाब से जो हों वो ना खरीदें। तो आपने पूछा है कि एक आम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो मेरा व्यू ये है कि अगले 2-4 महीनों में मेरे ख्याल से 10 साल का बॉन्ड 8% के आसपास में आ जाएगा। आप अपनी इंक्रीमेंटल कैपिटल को फिक्स्ड इनकम में भी एलोकेट कर सकते हैं, रिलेटिवली इक्विटी को रिड्यूस करके। दूसरी बात, इन जनरल मेरा एक बड़ा व्यू रहा है पिछले 8 महीनों से कि आप स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस को थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा यूफोरिया भी था,
और वहां पे एक्चुअली क्या है, लिक्विडिटी इतनी कम होती है कि जैसे ही मैक्रो खराब होता है सब लोग वहां से छोटी सी लेन से भागने की कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से आप को लिक्विडिटी मिलती नहीं है और आपके रिटर्न एकदम खराब हो जाते हैं। तो मोटा व्यू ये है अजय कि थोड़ा सा ओवरवेट फिक्स्ड इनकम हो और अंडरवेट इक्विटी हो इस पीरियड के अंदर अगले 5-7 महीनों में। फेयर पॉइंट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपने बोला, मैंने आपकी बात का ध्यान दिया कि ग्रेजुअल डिक्लाइन आपको दिख रहा है, तो ग्रेजुअल डिक्लाइन अगर इन्फ्लेशन में हो रहा है और इंडस्ट्रियल कमोडिटीज नीचे आ रही हैं, तो ग्रेजुअली क्या अपग्रेड करने चाहिए इंडस्ट्रियल कमोडिटी के यूजर्स को, ऑटोज को, कैपिटल गुड्स को? बहुत सारे कुछ कंज्यूमर एरियाज जैसे कजारियाज ऑफ द वर्ल्ड हो गए, कुछ पेंट कंपनीज हो गई, कुछ और, क्योंकि आफ्टरऑल ये सारा जो आपका यूजर यूनिवर्स है ना कमोडिटी का, इसको बहुत अंडर परफॉर्म किया है और बहुत पनिश भी किया बाजार ने। क्या ये सोच सही होगी? देखिए, इसमें अभी भी कंपनीज पूरी तरीके से कॉस्ट को पास ऑन कर नहीं पाई हैं। जो आप कमोडिटी कंज्यूमर्स की जो आप बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे उनको मौका मिलेगा वो पास ऑन करेंगे। डेफिनेटली कई सेक्टर्स में कॉस्ट प्रेशर भी कम हो गया होगा, बट देखना हमें ये है कि इन कंपनीज के जो नतीजों की अपेक्षा है, जो अर्निंग एक्सपेक्टेशन है, क्या ये कंपनी एक एग्रीगेट लेवल पे और पर्टिकुलरली मार्जिन के लेवल पे उन नतीजों एक्चुअल नतीजे एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हैं कि नहीं? चाहे वो ऑटोज की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिकल कंपनीज की बात करें, वहां हमें ऐसा लगता है कि एक कंसेंसस व्यू ये है कि यहाँ से मार्जिन का वर्स्ट हमने देख लिया है और यहाँ से रिकवरी होगी। तो मेरे हिसाब से ये डिफिकल्ट है कि उनकी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए, बट डेफिनेटली अगर कमोडिटी प्राइसेस में नीचे का रुझान रहता है तो इन सब कंपनीज को राहत मिलेगी और एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव डेफिनेटली हो सकता है कमोडिटी यूजर्स के लिए। श्रीनिवास राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड के सीआईओ हैं। श्रीनिवास, ये जो लास्ट 24 आवर्स में कुछ फैक्टर्स टेबल पे आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चिंता है। वैल्यूएशन कंप्रेशन यूएस में चालू हुआ था, इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन लास्ट 24 घंटे में फ्रेश फैक्टर्स आए हैं कि ये इन्फ्लेशन कितना स्लो डाउन इंपैक्ट कर सकता है। यूएस को स्लो कर देगा, चाइना ऑलरेडी स्लो हो रहा है, क्या ये स्लो डाउन के शैडो इंडिया में भी आएगी, भारत बाजार पे भी आएगी? तो अगर आएगी तो नीचे हम कितना गिर सकते हैं, इंडियन मार्केट कितना एडजस्ट करेंगे लोअर? आपकी क्या राय बन रही है इन फैक्टर्स को देख के? देखिए, शॉर्ट टर्म तो कंसर्न्स आर डेफिनेटली विजिबल, दिख ही रहा है कि देयर आर प्रॉब्लम्स, एंड इस तरह से आरबीआई ने इंटरिम में आके इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, दैट इटसेल्फ सेज दैट थिंग्स आर नॉट ओके, एंड आल्सो इंडिकेट्स द चेंज इन डायरेक्शन। आरबीआई ने अपना डायरेक्शन बदल दिया है, पहले ग्रोथ को बहुत ज्यादा फोकस था, अभी इन्फ्लेशन एज क्लियरली एमर्ज्ड एज ए कंसर्न, इसीलिए वो लोग ने मिड टर्म में आके अपना व्यू और डायरेक्शन बदला है। सो ग्लोबली ये क्या है ना, अगर सिर्फ इंडिया होता तो मैनेजेबल है, ग्लोबली इन्फ्लेशन का कंसर्न है, इंटरेस्ट रेट का कंसर्न है, एंड इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर इंडिया में भी थिंग्स विल बिकम लिटिल चैलेंजिंग। अपने पास देखेंगे तो WPI CPI दोनों भी काफी ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं, so it is only matter of time before we will see this impacting growth, and इसीलिए we are taking steps that we need to take to ensure that things don't go out of hand. So I think on interest rate inflation one need to be clearly worried, but I think मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी भी बढ़िया चल रहा है। ये फोर्थ क्वार्टर में अभी तक आई थिंक 60% रिजल्ट आ चुके हैं, वहां पे भी अपन देखेंगे तो नंबर्स आर बेटर देन एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 35% आया हुआ है। सो कॉर्पोरेट इंडिया इज डूइंग वेल, बट ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो नियर टर्म इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसके वजह से FIs आर सेलिंग, सो वी विल आल्सो सी मार्केट बीइंग वेरी वेरी वोलेटाइल।